इसी तरीके से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हमें अभी तक आप लोगों ने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, फिर आपने देखा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। फिर से बता दूं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई भी और एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व करा सकते। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो उसी टेम्परेचर पे और ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया तब जाकर उसमें और ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं, और जिसको आप बोलेंगे अब ये अनसैचुरेटेड हो गया। बात समझ आ रही है? तो तीन टाइप से सॉल्यूशन को हमने डिवाइड किया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कराया जा सकता। अनसैचुरेटेड जिस पर उसी टेम्परेचर पे या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कराया जा सकता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही बढ़ा सकते हैं सॉल्वेंट के टेम्परेचर या सॉल्यूशन के टेम्परेचर को, क्योंकि अगर उससे ज्यादा बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे वो इवेपोरेट होने लगेगा, बॉयल करने लगेगा। इसलिए आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही बढ़ा सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही बढ़ा सकते हैं। फिर आपने क्या किया, आप वहां तक बढ़ा दिए, उसके बाद आपने अमाउंट डिसॉल्व कराया सॉलिड का। उसके बावजूद जब सॉलिड का अमाउंट डिसॉल्व हो जाए तो उसके बावजूद कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे डिसॉल्व होना बंद हो गया, तब आप उसे बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हाईएस्ट टेम्परेचर पर भी कभी भी कोई भी सॉलिड डिसॉल्व ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखेंगे कि जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, सॉलिबिलिटी जो आपको दिख रही है, सॉलिबिलिटी आपको किस किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। सॉलिबिलिटी डिपेंड कर रही है एक तो नेचर पे और दूसरा टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर भी एक फंक्शन है जिस पर सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। तो आइए हम उस टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट हो गया। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपने ऐसे कोई भी सॉलिड डिसॉल्व कराया किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो डिसॉल्व हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, आपसे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर वो डिसॉल्व कैसे हुआ, डिसॉल्व होने का प्रोसेस क्या होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, NaCl को वाटर में डाला, ये आपको इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये NaCl का स्ट्रक्चर है, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसमें आपको सोडियम भी दिख रहा होगा और क्लोराइड भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उस सोडियम क्लोराइड में वाटर आएगा और वाटर जैसे सोडियम क्लोराइड के पास आएगा वो उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। प्रोसेस देख लीजिए आप, ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं और इस पूरे पोर्शन को डिसॉल्व कराते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे कुछ इस तरीके से डिसोल्यूशन हो रहा है। अब जब इस तरीके से डिसोल्यूशन हो रहा होगा तो यहाँ पे सोडियम के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे और क्लोरीन के मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। NaCl की बात कर रहा हूँ ना, तो सोडियम के मॉलिक्यूल अलग, क्लोरीन के मॉलिक्यूल अलग। सपोज ये सोडियम का मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो सोडियम के मॉलिक्यूल की तरफ चारों तरफ से आप देखेंगे, सोडियम के मॉलिक्यूल की तरफ चारों तरफ से ये पोर्शन ऑक्सीजन है, सोडियम कैसा है पॉजिटिव, तो सोडियम की चारों तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन घिर जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तरफ से इसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन वहीं पे क्लोरीन की तरफ देखेंगे, क्लोरीन कैसा है नेगेटिव, तो क्लोरीन की तरफ सारे वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की तरफ से अटैक करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की तरफ से जुड़ेंगे, सोडियम के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे दो प्रोसेस हो सकता है एक्सोथर्मिक हो सकता है एंडोथर्मिक। मैं आपको फिर से बताऊं ये डिसोल्यूशन कैसे होता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल NaCl के पास आते हैं, तो जब मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं, जब दो लोग एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है ना। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल भी जब पास आएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हाइड्रेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल की वजह से एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को हमने नाम दिया हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात कर सकते हैं कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी लिबरेट भी होती है। चलो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल पास आए NaCl के तो एनर्जी रिलीज हुई, इसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। वो हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ जाएगी, वो हाइड्रेशन एनर्जी NaCl के बीच की जो बॉन्ड है जिसको आप लैटिस एनर्जी बोलते हैं उसको तोड़ने के लिए यूज होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगी, लैटिस एनर्जी को तोड़ेगी और जिसकी वजह से Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। Na के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल, Cl की चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल। Na पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर का कौन सा पोर्शन उसकी तरफ आएगा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन के पोर्शन की तरफ से सोडियम पूरी तरह से घिर जाएगा वाटर से, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उस पर जो वाटर का पोलैरिटी आएगी वो हाइड्रोजन की तरफ से। तो क्लोरीन चारों तरफ से हाइड्रोजन की तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल से गिर जाएगा। किस तरफ से ऐसा कुछ हो रहा होगा। अच्छा, एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि क्या है ये जरूरी है कि जितनी एनर्जी लिबरेट करे, यानी कि जितनी एनर्जी रिलीज हो, जिसे आप हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं, वो लेटिस एनर्जी की इक्वल ही हो? क्या ये जरूरी है? नहीं, ये जरूरी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा फिर क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं, अगर लेटिस एनर्जी की वैल्यू, मान लो एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, अगर लेटिस एनर्जी 10 किलो जूल है और हाइड्रेशन एनर्जी 20 किलो जूल, तो 20 किलो जूल का 10 किलो जूल तो लेटिस एनर्जी को तोड़ने में यूज हो जाएगा, बाकी बचा 10 किलो जूल वो सॉल्यूशन को गर्म कर देगा और आप बोलेंगे ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। फिर से दूसरा एग्जांपल, अगर ये 10 किलो जूल लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी 5 किलो जूल हुआ, यानी कि 5 किलो जूल तो अभी और रिक्वायर्ड होगा उस लेटिस एनर्जी को तोड़ने के लिए। तो सॉल्यूशन कह रहा है कि अभी मैं डिजॉल्व नहीं करा पाऊंगा, आप मुझे बाहर से हीट दो, तब आप उसको गर्म करते हो, गर्म करने के बाद आप देखो वो डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर आप नमक या शुगर को ठंडे पानी में डिजॉल्व कराने की कोशिश करें तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, जबकि गर्म पानी में तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ठंडे पानी में लेटिस एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होता है और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है, और गर्म पानी में हाइड्रेशन एनर्जी के साथ साथ आप हाइड्रेशन एनर्जी तो मिल रही है, वो तो मिल रही है, साथ में आपने भी एनर्जी दे दिया तो हाइड्रेशन एनर्जी के साथ हो गई, और दोनों गठबंधन की वजह से दोनों मजबूत हो गए और लेटिस को तोड़ देंगे, ऐसा कुछ। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और उस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप लिखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए, जब तो कोई बॉन्ड टूटेगा कोई बॉन्ड जुड़ेगा, यही होता है। तो जो बॉन्ड जब जुड़ रहा है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और जो टूट रहा है उससे एनर्जी, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले एनर्जी रिलीज होगी तभी तो कोई भी चीज जोड़ोगे तभी तो तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों काम, पहले जुड़ता है फिर टूटता है। बाकी जगहों पे रिएक्शन, देखिए रिएक्शन और सॉल्यूशन में अंदर होता है। सॉल्यूशन में पहले जुड़ता है फिर टूटता है, और रिएक्शन में पहले टूटता है फिर जुड़ता है, दोनों में अंतर। इसलिए रिएक्शन और इसीलिए जब सॉल्यूशन की डिफिनेशन बता रहा था तब मैंने आपको बार बार बोला था कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज, मैंने नॉन रिएक्टिंग पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि इनको रिएक्शन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिसोलिएशन प्रोसेस हो रहा है। तो हीट लिबरेटेड, एक्सोथर्मिक के लिए क्या होगा, हीट लिबरेटेड in the dissolution process या dissolving process is greater than heat required to break the solid apart। यानी कि जब डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है तो उससे जो हीट रिलीज हो रही है उसका अमाउंट कई गुना ज्यादा है, किससे, जितनी हीट रिक्वायर्ड हो रही है सॉलिड को तोड़ने के लिए। सॉलिड को तोड़ने के लिए अगर 5 किलो जूल की एनर्जी है और लिबरेट एनर्जी 10 किलो जूल है तो एनर्जी बच जाएगी, 5 तो यूज हो जाएगा तोड़ने में, बाकी 5 बच जाएगी, और वो जो 5 किलो जूल बचेगी वो सॉल्यूशन को गर्म कर देगी, और जब वो सॉल्यूशन को गर्म करेंगे और आप कहेंगे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नोट करें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या नोट करना होगा आपको, एनर्जी liberated in the dissolving process greater than heat required to break the solid apart। इसे नोट करें। ठीक है, तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अगर वो उसकी अमाउंट सॉलिड को तोड़ने से के लिए जरूरत एनर्जी से ज्यादा है तो बाकी सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा और उसकी वजह से ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे। आपको पता है ये बात, ली सेटलर, अकॉर्डिंग टू ली सेटलर प्रिंसिपल, इसमें लिखें, अकॉर्डिंग टू ली सेटलर प्रिंसिपल फॉर एन एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस द इंक्रीज इन टेम्परेचर इनहिबिट्स द डिसॉल्विंग रिएक्शन। मान लो ये है आपका प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब प्रोडक्ट की तरफ हीट होगा। तो आपने कहा कि सर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट। अगर आप हीट पढ़ाएंगे तो याद कीजिए 11th वाले में मैंने आपको ली सेटलर प्रिंसिपल पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में, हीट पढ़ाएंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, इक्विलिब्रियम का लेक्चर चल रहा है, वहां पे रिकॉर्डेड है, आप उसको जाइए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इक्विलिब्रियम पे मैंने ली सेटलर प्रिंसिपल अलग से लेक्चर बना दिया है, तो आप 11th वाले इक्विलिब्रियम चैप्टर के उस पर प्ले लिस्ट पे जाकर के क्लिक करेंगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम वाला ऑप्शन दिखेगा, सारे टॉपिक को देखेंगे, उसमें सिर्फ ली सेटलर प्रिंसिपल वाला जो पोर्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, छोटी सी वीडियो, उसको आप देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है ली सेटलर प्रिंसिपल पे तो ली सेटलर प्रिंसिपल के लिए आपने कहा कि आपने देखा कि ये सॉलिड प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन प्लस हीट। तो हीट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन, इसका मतलब प्रोडक्ट बढ़ गया, प्रोडक्ट बढ़ गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन कम बनेगा, सॉल्यूशन का बनना कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का बनना कम हो रहा है जिसका मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट का डिसॉल्व हो, सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड का डिसॉल्व होना कम हो रहा है। यही काम यहाँ बोल रहा है, देखिए
एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो इनहिबिट द डिजॉल्विंग प्रोसेस, और डिजॉल्विंग प्रोसेस को रोक रहा है, नहीं होने दे रहा है। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये होता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर कहीं पे है और उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिजोल्यूशन कम होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नोट करें, स्टार्ट वन बनाना बिल्कुल। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दो ग्राफ है, इस ग्राफ को बनाना है। ये है आपका CSO4 का होल ट्वाइस, इसके लिए ये ग्राफ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ये दूसरा है Na2CO3.H2O, इसका है, इसको जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है, यानी कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मेरे ख्याल से आप इसे नोट कर लीजिए। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करे, लेकिन ये तब जब एक्सोथर्मिक हो। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए वही इसी को उल्टा कर दीजिए। मैंने आपको बताया था हीट गिवन ऑफ द डिजॉल्विंग रिएक्शन, डिजॉल्विंग रिएक्शन से जो हीट मिल रहा है उसका अमाउंट कम है, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सॉलिड अपार्ट। सॉलिड को तोड़ने के लिए जितनी हीट की जरूरत है उतनी हीट डिजॉल्विंग प्रोसेस से हमें नहीं मिल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिजॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि डिजॉल्व होना ही नहीं, सॉलिड टूटेगा नहीं तो डिजॉल्व कैसे होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम पे हमें बाहर से हीट देनी चाहिए। तो जब बाहर से हीट देंगे तो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और इस केस में आपको पता है जो रिएक्शन लिखा जाएगा वो रिएक्शन कौन सा होगा। इस बार हीट किस तरफ होगा, रिएक्टेंट की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक का आपको हीट देना पड़ेगा। अगर आप हीट नहीं दे पाएंगे तो प्रोसेस डिजॉल्व होगा ही नहीं, यानी कि डिजॉल्व कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ली सेटले प्रिंसिपल क्या कहता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिजोल्यूशन प्रोसेस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो डिजोल्विंग प्रोसेस से नहीं मिल पा रहा वो आपने बाहर से दे दिया। तो आपकी दी हुई एनर्जी प्लस डिजोल्विंग प्रोसेस से निकली हुई एनर्जी के बीच में गठबंधन हो जाएगा और वो दोनों मिलकर के सॉलिड को तोड़ देंगे। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से एक एनर्जी निकलेगी, ठीक है, और आप आपने भी बाहर से निकलने एनर्जी देते हैं। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, ये हीट आपका दिया हुआ है। तो आपने हीट दिया तो जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो मैं कह रहा हूँ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस में यहाँ पे टेम्परेचर रखना पड़ेगा रिएक्टेंट की तरफ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, किस तरफ जाएगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। कौन कहता है ये ली सेटले प्रिंसिपल कहता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए आपने क्या लिखा, मैंने बताया एंडोथर्मिक प्रोसेस, पॉज कर दीजिए, सारी चीजें लिख दीजिएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो मैंने पिछली लाइन लिखवाई थी कि एनर्जी रिलीज या हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, या एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डिजॉल्विंग प्रोसेस इज लेस देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू द ब्रेक द सॉलिड अपार्ट। आप चाहे ये लाइन लिख सकते हैं, चाहे सिंपल लिख सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी। और वहां पे आपको ली सेटले प्रिंसिपल ने जो बात बोली है ये भी लिख देना चाहिए। फॉर द एंडोथर्मिक डिजॉल्विंग रिएक्शन मोर हीट फिजिबल the dissolving reaction by the providing energy to break the bond in the solid। सॉलिड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी डिजॉल्विंग प्रोसेस से उतनी नहीं है। आपने बाहर से एनर्जी दी, अब उसको तोड़ देगा और डिजॉल्विंग प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बड़ी तेजी से चीजें डिजॉल्व हो रही होंगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस आपने देखी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखिए, यानी कि इसमें आप एंडोथर्मिक में आप क्या लिखेंगे कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आप देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, और उसके लिए ग्राफ बन जाएगा NaNO3 और NaCl को जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, आराम से नोट कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। तो ये वो टॉपिक है जिस मैंने आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा दिया कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरीके से हो रही होगी। अब हम उसके यूज के बारे में बात करेंगे, यूज ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल का थोड़ा सा यूज देखिए, आपने कभी कोल्ड पैक का नाम सुना है? जब कभी किसी को चोट लगता है तो कोल्ड पैक का यूज करता है, कहीं जल जाता है तो कोल्ड पैक का यूज करता है। आइए देखते हैं उसमें होता क्या होगा। उसमें होता है NH4NO3। NH4NO3 इज यूज्ड इन इंस्टेंट कोल्ड पैक। कोल्ड पैक, इंस्टेंट कोल्ड पैक में NH3NO3 का यूज किया जाता है। अब चूंकि इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस दैट इज इट रिक्वायर्ड हीट,
अब चूंकि ये जो इसके अंदर भरा जाता है, इसको तोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये एंडोथर्मिक यानी कि हीट की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे आप इसको अपनी बॉडी से टच कराते हैं, आप देखेंगे कि बॉडी से सराउंडिंग, अब बॉडी आपकी क्या काम करेगा? सराउंडिंग में काम करेगा। सपोज ये इंस्टेंट कोल्ड पैक है, मैंने इसको बॉडी से अपने गाल से ऐसे टच कराया, या किसी ने मुझे मुक्का मारा, मैं यहाँ पे ऐसे टच करा रहा हूँ, ऐसे बैठा हूँ ऐसे। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने बॉडी को इसको टच कराया, अब हमारी बॉडी इसके लिए सराउंडिंग का काम करेगी, तो हमारी बॉडी से ये हीट लेगा, हीट ये खींचेगा। और जब ये हीट खींचेगा इसकी तरफ से, मान लो यहाँ पे हमारा जल गया किसी चीज से और मैं इसको ऐसे टच करा रहा हूँ, तो हीट ये क्या करेगा? ड्रॉ करेगा। हीट जो विड्रॉ कर रहा होगा, कहाँ से हीट विड्रॉ करेगा? सराउंडिंग से। और क्योंकि हमारी बॉडी से टच है तो हमारी बॉडी इसकी सराउंडिंग बन गई, तो सराउंडिंग से हीट रिलीज करेगा, तो हमारी बॉडी को कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो गई तो हमें ठंडा फील होगा। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंट कोल्ड पैक। इस पूरे टॉपिक के खत्म होने से पहले एक नोट पॉइंट आपको जो लिखना था मैं बता दे रहा हूँ। आपने कहा नेचर पे डिपेंड करता है, आपने कहा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें, क्या सॉलिड के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है? नहीं। क्या लिक्विड के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है? नहीं ना। सॉलिड के ऊपर किसी प्रेशर का कोई मतलब होता है, ना ही लिक्विड के ऊपर कोई प्रेशर का मतलब होता है। प्रेशर का मतलब होता है गैस के ऊपर। जैसे देखिए, सपोज है ये एक बोतल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा पी लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, आप क्या करेंगे? आकाश ऐसा कुछ होता कि ये वाटर कंप्रेस हो सकता। अगर ये वाटर कंप्रेस हो सकता तो मैं एक पूरे कैंपर का पानी इस बॉटल के अंदर भर भर के कंप्रेस कर करके भर लेता और बंद करता, और जब मान लो इससे मैंने पूरे कैंपर का पानी डाला तो भर भर के इसको ऐसे पैक कर दिया। अब चूंकि लिक्विड था, कंप्रेस हो सकता था, इस वजह से पूरा कैंपर भर दिया, 20 लीटर का कैंपर पूरा भर दिया। अब मैं क्लास में लेके गया तो किसी को भी प्यास लगती है, किसी बच्चे को प्यास लगती है, सारे बच्चों को मैं देता हूँ, सब थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, उसके बावजूद बॉटल बड़ा भरा रहता है, खाली नहीं होता। यह मैजिक है, बॉटल खाली नहीं हो रहा है। ऐसा होता तो फिर दूध का पैकेट वगैरह, आप किसी दूध वाले से दूध लेने जाते हैं, आप कहते हैं 1 लीटर दो, तो बेचारा जैसे 1 लीटर ऐसे नापता, आप उसको कंप्रेस करते ऐसे, फिर 1 लीटर डालते, फिर कंप्रेस करते, फिर 1 लीटर डालते, तो 1 लीटर के पैसे मारते, 3 लीटर लेके आते। ऐसा नहीं हो सकता, लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया सकता, ना ही सॉलिड को कंप्रेस किया जा सकता। तो इसलिए इसके ऊपर प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टार बना तो देखने, इसको नोट कर लेंगे। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, सिंस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डू नॉट कंप्रेस एप्रिशिएबली व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए याद रखें, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ गैस पे पड़ेगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ किसका इफेक्ट पड़ता है? नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट का, और साथ ही साथ टेम्परेचर का। मेरे ख्याल से अब तक आप ये सारी बातें समझ चुके होंगे, क्यों प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता ये भी समझ चुके होंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा राउल्स लॉ को समझना, गैस को लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करते हैं और उनकी सॉलिबिलिटी में क्या क्या रूल यूज होते हैं, लिक्विड को लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करते हैं और उनकी सॉलिबिलिटी में क्या क्या रूल यूज होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही। हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। मैं आपका अपना दोस्त एम.के. यादव आपकी सेवा में हमेशा ऐसे हाजिर रहूंगा और हमेशा एक नई नई वीडियो बना करके पूरी एनसीईआरटी को एज इट इज विजुअल फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि शायद आपको पहली बार में देखने में थोड़ी सी बोरिंग लगी ये वीडियो, क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड पे मैंने लिख रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि दोबारा आप क्लास में भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होगा तो आप बड़े प्यार से सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये विजुअलाइज कर देगा। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन हाँ, जाने से पहले शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। ओके, बाय बाय।